नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पे। दोस्तों, रिवीजन श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं आप लोगों के लिए गुप्त काल का पार्ट नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आपके लिए ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे पीसीएस, चाहे आरओआर की मुख्य परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, और चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की कोई परीक्षा हो, ठीक है। और चाहे आपका ग्रुप डी की परीक्षा हो, जितनी भी आपकी वैसे परीक्षा लगी हुई, यूपीएससी पीटी की परीक्षा हो, ठीक है, सबके लिए आपके लिए लाभकारी होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड पेपर में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, लग जाइए जोश के साथ, आपकी सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, भविष्य में बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो बस अपने दुगने जोश के साथ लग जाइए। तो दोस्तों, चलो ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे आपने कहावत सुनी है ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो दोस्तों, आपको ठानना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा, आपको ठान लो कि हमें जीतना है, हमें ये करना है, मतलब करना है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपके अंदर एकदम रोम रोम आपका खड़ा हो जाएगा, आपके अंदर जोश भर जाएगा। आपने नाम सुना होगा, अरुणमा सिन्हा का नाम सुना है ना? कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। चलो सुन लो, मैं सुनाता हूँ। अरुणमा सिन्हा यूपी की एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन वो वॉलीबॉल वॉलीबॉल प्लेयर थी, अब कोई और प्लेयर है, ठीक है। तो पहले वो क्या थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी। तो उस समय उनकी उम्र 23-24 साल की थी। तो जब वो एक स्पोर्ट इवेंट के लिए दिल्ली जा रही थी, एक ट्रेन में बैठी थी और उनकी गले में थी एक सोने की चैन। तो ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, उसमें कुछ बदमाश लोग बैठे थे जो चोरी और छीना झपटी करते हैं। तो उनकी नज़र उनके गले की सोने की चैन पर गई, तो उन लोगों ने उनसे उस चैन छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने चैन खींचने से उन्होंने अपने आप को जो कहा, उन चैन खींचने का उन्होंने विरोध किया। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने उस लड़की को, उस वॉलीबॉल प्लेयर को, अरुणमा सिन्हा को, उन्होंने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। तो उस लड़की का इस हादसे में एक एक पैर कट गया ट्रेन से, और वो बन गई एक अच्छी खासी वॉलीबॉल प्लेयर से, वो क्या बन गई, एक दिव्यांग बन गई, एक अपाहिज लड़की बन गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि लेकिन लड़की का पैर कट गया, लेकिन लड़की के अंदर के हौसले नहीं डूबे, हौसले कम नहीं हुए, ठीक है। और यहीं से वो समय था साल 2011 का, और यहीं से उन्होंने अपनी जिद और अपनी हिम्मत से अपने आप को एक वॉलीबॉल प्लेयर से एक पर्वतारोही यानी एक माउंटेनियर के रूप में परिवर्तित कर दिया। कैसे कर दिया? अच्छा आप बताओ कि एक एक पैर की लड़की क्या पर्वत पे ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ सकती है? क्या एक माउंटेनियर बन सकती है? उसने कर दिखाया, उस लड़की ने एक पैर ना होने के बावजूद भी ऐसा कर दिया। उसने उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उसने एकांकागुआ को फतेह किया, उसने एलबुर्ज को फतेह किया, उसने आल्पस पर्वत, जितने भी ये महाद्वीप की सारी बड़ी बड़ी चोटियां ना, उन सब पे चढ़ गई है वो, सब सब पर्वतों पे उसने चढ़ाई कर दी है। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि एक पैर की एक लड़की, उसका एक पैर नहीं है, वो ये सब कर सकती है, तो क्या आप लोग सही सलामत होकर एक पेपर पास नहीं कर सकते? बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से आपके अंदर जोश आया होगा और एक उम्मीद जगी होगी क्या करने की, कठिन परिश्रम करने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति हमें एकदम डेडिकेटेड रहना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। और उस लड़की ने अपनी परिस्थितियों को झेलते हुए वो क्या कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेरे बात। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 2 है मुत्तकाल का, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर हौसला आता है और हम आपके लिए नया नया अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जितनी भी PDF, जितनी भी नई नई अपडेट्स हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक पे जाके। कोई पैसा नहीं लगता है, ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, ना ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। फ्री में सब होता है, आपको पता है। बस आप लोगों का एक आलस, एक बटन दबाने का आलस हम लोगों को डिमोटिवेट कर देता है। आप लोग वीडियो देख रहे हो बराबर, ठीक है। 99% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब की वीडियो देख रहे हैं, 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। जब आप लोग ही ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, अपने काम पे आते हैं, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अब की बार में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये भी क्वेश्चन सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात क्या सच है? सच है। यह उपाधि अलेक्जेंडर कनिंघम ने दी, ये गलत है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने नहीं दी, ये बी ए स्मिथ ने दी थी। प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों का उल्लेख है, यही बात सही है। प्रयाग प्रशस्ति जो थी जो प्रयाग का अभिलेख है, वो हरिश्चंद्र ने लिखा था, संस्कृत में लिखा है वो, जो का है उसमें इसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। तो कथन 1 और 3 करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्याख्या आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। वामन, गुप्त काल की भूमि अनुदान नीति का मुख्य परिणाम क्या था? गुप्त काल में जो भूमि अनुदान में दी जाती ब्राह्मणों को, उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों उससे क्या हुआ? प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो गया, प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये देखो, भूमिदान से स्थानीय शक्तियां बढ़ी और सामंती प्रवृत्तियां उभरी, ठीक है। अगला, फायान की यात्रा से कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फायान की यात्रा से कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है कठोर दंड व्यवस्था, सामाजिक समरसता, ये सारे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता इससे स्पष्ट होती है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर भी गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने उसको रखा, और वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त प्रशासन में ऊपर का किसे कहते थे? ऊपर का एक होता था प्रशासनिक जो भाग होता था, उसको कहा जाता था जनपद का प्रशासक। मतलब जो जनपद होता था ऊपर का, उसका जो प्रमुख होता था, उसको ऊपर का कहते थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा जारी करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था रोम के साथ व्यापार, ठीक है। यहाँ पे आप व्याख्या देख लीजिए, रोम के साथ व्यापार, और ये 2017 में पीसीसी में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो मुद्रा राक्षस है जो विशाखदत्त ने लिखी है, ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है, ठीक है, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्त नाटक किसकी विजयों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है, देवी चंद्रगुप्तम। अगला क्वेश्चन, गुप्तकाल में अर्थव्यवस्था कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो कृषि मुख्य आधार था, ये सही बात है। विदेशी व्यापार में वृद्धि, ये भी सही बात है। और कारीगर सिपा समृद्धि, ये भी सही बात है। सी गलत है इसमें। सी क्या कह रहा है कि सिक्का प्रचलन समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हुआ था, यहाँ तो सोने के सिक्के बहुत भारी मात्रा में चलाए गए थे। अगला, गुप्त काल में ऊपरी कर किसे संबंधित था? दोस्तों गुप्त काल में जो ऊपरी कर था वो भूमि कर से संबंधित था, जो भूमि पर टैक्स रहता था उसे ऊपरी कर कहा जाता था। आगे, गुप्त काल में धातु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, धातु कला का सबसे उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों गुप्त काल में धातु कला का सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली का लोह स्तंभ, जो महरौली में बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ कथन है उन पर विचार करना है आपको। गुप्त प्रशासन में ग्राम पंचायतों को काफी अधिकार प्राप्त थे, सही बात है। स्थानीय प्रशासन में अमात्य और कमांडर की भूमिका थी। गुप्त प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत था, जी गलत था, केंद्रीकृत नहीं था, विकेंद्रीकृत था। तो एक और दो सही है इसमें, 1 इज करेक्ट, 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था सही है? दोस्तों इसमें क्या था, सामंतों पर आधारित सैन्य शक्ति थी, ये बात सही है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, अलबरू ने गुप्तकाल की किस व्यवस्था को उल्लेख किया है? अलबरू ने गुप्त काल की जाति व्यवस्था की कठोरता का उल्लेख किया है कि जाति व्यवस्था चरम पर थी, ठीक है। आगे, गुप्त काल में प्रशासनिक इकाइयों का जो क्रम आपको बताना है, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी थी और कौन सी सबसे छोटी थी, इसमें आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले होता था सबसे बड़ा राष्ट्र यानी देश, सबसे बड़ा राष्ट्र, उसके बाद विषय, फिर होता था ग्राम, ठीक है।
राष्ट्र विषय ग्राम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगला गुप्त काल की प्रणाली में संदर्भ में उदीरंग का क्या अर्थ है? उदीरंग क्या होता था दोस्तों? गुप्त काल में उदीरंग एक चराई कर होता था। ठीक है, जहाँ पर लोग पशु चराते थे उस पर टैक्स लगता था। अगला है, किस विद्वान ने गुप्त काल से संबंधित, किस विद्वान को गुप्त काल से संबंधित नहीं माना जाता है? कौन सा विद्वान था जो गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो इसमें क्या है, बाणभट्ट। बाणभट्ट किससे संबंधित था? हर्षवर्धन से संबंधित था। अगला, गुप्त कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों गुप्त कला की प्रमुख विशेषता थी मूर्तियों में यथार्थवाद, यानी मूर्तियाँ एकदम ओरिजिनल की तरह लगती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार देवी का उल्लेख किस सिक्के पर मिलता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त के सिक्के, चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के। तो दोस्तों सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के, क्योंकि कुमार देवी से शादी की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो सिक्के कौन बनवाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सामंतीकरण की प्रक्रिया का अर्थ क्या था? तो गुप्त काल में सामंतीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका अर्थ था प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो जाना। ठीक है, अगला, फायान ने गुप्तकालीन भारतीय समाज की किस प्रमुख विशेषता का उल्लेख किया है? तो दोस्तों फायान ने जो किया है वो किया है, फायान ने किया है सामाजिक स्थिरता और अहिंसा का उल्लेख। कि उस समय अहिंसा थी, मतलब हिंसा नहीं थी, सामाजिक स्थिरता थी, सही व्यवस्थाएं चल रही थी गुप्त काल में, इसलिए इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है। आगे, कौन सा ग्रंथ चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है? तो चिकित्सा विज्ञान है दोस्तों आपका सुश्रुत संहिता। चिकित्सा विज्ञान पूछा ना, चिकित्सा पूछा हो। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान है सुश्रुत संहिता, सॉरी दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान, तो या चिकित्सा विज्ञान है दोस्तों ये, इसका आंसर है चरक संहिता। ये महर्षि चरक ने लिखी थी। और सुश्रुत संहिता ऑपरेशन से संबंधित है, यानी प्लास्टिक सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है उसका, वो किसी संबंधित सुश्रुत संहिता है वो। ठीक है, और ये विज्ञान से संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान से वो चरक संहिता है। वो आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेदिक। ठीक है, अगला, गुप्तकालीन शिक्षा के नालंदा गुप्तकालीन जो शिक्षा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, इसका संरक्षण किसने किया था? तो वो तो कुमारगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। ठीक है, आगे, गुप्त काल में सर्वाधिक भूमि दान किसको दिया जाता था? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा भूमि जो दान में दी जाती है वो ब्राह्मणों को दी जाती थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला, हुणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? हुणों का आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय में। ठीक है, अगला देखिए जल्दी, गुप्त प्रशासन में शुल्क अधिकारी का कार्य क्या था? तो उसका शुल्क से पता चल रहा है, तो क्या होगा? शुल्क अधिकारी का कार्य सीमा शुल्क वसूल करना। आगे, कौन सा गुप्त शासक था? गुप्त शासक था रामगुप्त। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, गुप्तकालीन मूर्तियों में सर्वाधिक किस देवता का अंकन मिलता है? तो गुप्तकालीन मूर्तियों में सबसे ज्यादा जो अंकन मिलता है दोस्तों वो मिलता है भगवान विष्णु का। सबसे ज्यादा विष्णु के उन्होंने मंदिर बनाया गुप्तकाल में। ठीक है, आपने दशावतार मंदिर सुना होगा, झांसी के आसपास है ललितपुर में दशावतार मंदिर, वो गुप्तकाल में बना हुआ मंदिर है, विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को। ठीक है, गुप्तकालीन सिक्कों पर सर्वाधिक चित्र किसके मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं लक्ष्मी के। ठीक है, सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं लक्ष्मी देवी के। ठीक है, आगे, गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था की विशेषता क्या थी? गुप्त काल में जो कृषि व्यवस्था थी वो लोह के उपकरणों पर आधारित थी। इसका मतलब अभी हम हमारे ज़माने में जो लोहे के हल वगैरह हुआ वहाँ उस समय भी होते थे, पर उस समय और तरीके के हल होते थे, ये ऐसे नहीं थे। ठीक है, आगे, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण पूछा है इसने, तो मुख्य कारण था भूमि अनुदान और सामंतीकरण, यानी ऐसी व्यवस्था कर दी गई जो जमींदारी प्रथा को बढ़ावा मिला। आगे, इन कथनों पर विचार करना है, फिर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इसमें जो है कथन दिए गए हैं 2, तो इसे विचार करिए। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम महाराज राय की उपाधि धारण की, सही बात है ये। ठीक है, इस उपाधि का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, यही बात सही है। इसका मतलब ये दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। आगे, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्फोटक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात सही है कथन। इस काल में राजनीति तथा साहित्य का सभी क्षेत्र जो का है उत्कर्ष हुआ था, सही बात है। ए सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे गुप्त प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता, यानी स्थानीय शासन। आगे, ये इनको मैच करना है। आर्यभट्ट गणतज्ञ थे, बरामिहिर और धन्वंतरी तुम्हारे
कौन थे? आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। एक बार देख लीजिए, मैं कन्फ्यूजन थोड़ा सा। तो इसमें जो आंसर है वो है BACD। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आर्यभट्ट तो गणितज्ञ थी, तो मैं बताया आर्यभट्ट बी। बरामिर ज्योतिष थे, और धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित थे, शूद्रक नाटक से संबंधित। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज वाली बात नहीं थी, आप तो देख के कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, BACD। गुप्त काल में विशाखा द्वारा लिखित कौन सा नाटक है? गुप्त काल में लिखा था वो था तुम्हारा मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। आगे यहाँ पे दोनों कथनों को देखना है। फायान समुद्रगुप्त के समय भारत आया, गलत है ये। फायान समुद्रगुप्त के समय भारत नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है, तो इसमें केवल दो वाला सही है। फायान ने अपने वृत्तांत में सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया, ये बात सही है, तो ये दूसरा करेक्ट है। तो आंसर होगा बी, केवल दो सही है। ठीक है, आगे क्या हो गया ये। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं वो किन उद्देश्य से जारी की गई? तो ये राज की वैभव और साम्राज्य की समृद्धि को दिखाने के लिए जारी की गई। ठीक है, कि साम्राज्य कितना समृद्ध है। आगे गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था, सही बात है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की, दोनों सही है। ठीक है, ये यार दोनों सही है, उसकी व्याख्या सही कर रहा है। तो इसके ये करेक्ट है, ये यार दोनों सही है। ठीक है, और आर सही कारण है। अगला गुप्त काल न्याय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। शासक सर्वोच्च न्यायाधीश था, दंड बहुत कठोर थे, ग्राम पंचायत को न्याय देने के लिए कोई अधिकार नहीं था, केवल राजा ही न्याय देता था। सही पूछा है। तो ये भी गलत है, देखो ये गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों को अधिकार थे उस समय, दिए गए थे अधिकार, ये वाला गलत है। ये भी गलत है, दंड कठोर नहीं था इतना। ठीक है, ये सही है, शासक सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ये वाला सही, बात वाली सही है। ठीक है, अगला ये आपको फिर से मिलाने आ गया है पहली तरह। कालिदास कौन थे? कालिदास काव्य से संबंधित थे। आर्यभट्ट तुम्हारे और ये चरक वैद्य चिकित्सा से संबंधित थे। बरामिहिर ज्योतिष विज्ञान से संबंधित थे। ये कैसे दिया है थोड़ा सा, बरामिहिर वैद्य, देखते हैं कैसे बेस से नाम दिया है। BADC करके दिया है इन्होंने, तो बी। कालिदास तो काव्य संबंधित हो गए, आर्यभट्ट ज्योतिष विज्ञान संबंधित हो गए, और ब्राह्मण चिकित्सा, चरक वैद्य सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुप्त शासन में संधि विग्रह का पद किससे संबंधित था? तो संधि विग्रह जो होता था वो दोस्तों वो होता था विदेश और संधि विभाग से। ठीक है, विदेश विभाग का जो प्रशासन में होता था वो संधि विग्रह होता था। आगे गुप्तकालीन व्यापार का मुख्य लक्षण क्या था? मुख्य लक्षण ये था कि समुद्र स्तर दोनों जगह से व्यापार होता था। यहाँ पे उस समय समुद्र से और स्थल से दोनों जगह से व्यापार होता था। अगला है ये, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, ये बात सही है। इस युद्ध के कारण गुप्त साम्राज्य की आर्थिक शक्ति क्षीण हो गई, थी, सही बात है। हुड़ों का सामना किया इसलिए तो ये बाद में पतन हो गया। तो ए और दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, गुप्तकाली कला किस शैली की प्रसिद्ध है? तो गुप्तकाल में जो मंदिर कला थी दोस्तों वो नागर शैली से संबंधित थी। और हमारे उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और दक्षिण भारत में बनते हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। ठीक है, और यार ये तो गलत हो गया, मंदिर कला नहीं पूछिए, शैली पूछिए। तो दोस्तों गुप्तकाल की कला किस शैली से प्रसिद्ध? गुप्तकाल की कला थी मथुरा गुप्त शैली। सॉरी दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मथुरा गुप्त शैली। हाँ, गुप्तकालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता थी व्यवहारिक और उच्च शिक्षा का समन्वय था। गुप्त शासकों के समय किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक सिक्कों में हुआ था? सिक्कों की बात हो रही है, तो जो सिक्के सबसे ज्यादा सोने के बनाए गए थे गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के सोने के बनाए गए। इसमें पूछा है, कथन दिए दो। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, ये बात सही है। इस विवाह से गुप्तों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई, ये बात सही है, दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। आगे गुप्त काल में भूमि अनुदान व्यापक रूप से हुआ, ये सही बात है।
बहुत ज़्यादा घूम दान दी गई और ब्राह्मणों को घूम दान दी जाती थी। ठीक है, इससे सामंतवादी प्रवृत्ति की शुरुआत हुई, यही बात सही है। ए आर दोनों सही हैं और आर सही कारण है। ठीक है, दोनों सही हैं। ए वही कार्ड क्या दोनों व्याख्या कर रहा है वो उसकी, बस इसमें दे दिया है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण का मुख्य कारण क्या है? पतन क्यों हुआ? घोड़ा आक्रमण और आंतरिक दुर्बलता। मैंने कहा था ना अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, घोड़ों के आक्रमण से शक्ति क्षीण हो गई थी, तो वही हुआ, घोड़ों का आक्रमण हुआ था, उससे आंतरिक दुर्बलता आ गई थी और शक्ति जो का है कम पड़ गई थी इनकी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और गुप्त काल का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले पार्ट में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। गुप्त काल आज हमारा समाप्त होने वाला है। 100 ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार कुछ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। गुप्त काल साहित्य और संस्कृति से हमें क्या संदेश मिलता है? धर्म और जीवन मूल्यों का संदेश मिलता है, धर्म और जीवन मूल्यों का संदेश मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था ना आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि मैं आपको आप लोगों के लिए एक अलग से सीजन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक टॉपिक संविधान का थ्योरी सेट करवाऊंगा, थ्योरी एमसीक्यू दोनों। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, 2-4 दिन में आपका कंटेंट आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मेहनत करने का जोश हमारे अंदर आता है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।